जितनी हुई वो हुई मार्च के अंदर। तो हम जानते हैं कि पिछले 3 महीने कौन से होंगे, मार्च होगा, फरवरी होगा और जनवरी होगा। तो ये जो फरवरी है यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये 29 दिन की है या 28 दिन की है। इसलिए कैलेंडर वर्ष के अनुसार उस 3 महीने के जो दिन हैं वो काउंट होंगे। देखिए या तो फिर मान लो कि वो सितंबर में उसको रिलीज किया, यानी उसको छटनी के दौरान ड्राई किया, तो हम जानते हैं कि सितंबर के 30 दिन होते हैं। उससे पहले की बात करें अगस्त के 31 दिन होते हैं, और उससे पहले जुलाई की बात करें तो उसमें भी 31 दिन होते हैं। तो हमें पता है कि जुलाई और अगस्त में 31 दिन के होते हैं, तो हम यहाँ पर इनका टोटल करते हैं 31 लेंगे। और यदि फरवरी आता है तो उसको हम ये देखेंगे कि वो लीप ईयर के हिसाब से 29 दिन है या लीप ईयर नहीं है तो वो 28 दिन, हम उसी हिसाब से उनका टोटल करेंगे। और जैसे ही है हम इन 3 महीनों के डेज के टोटल करके और इससे भाग देंगे टोटल सैलरी को, तो हमें पर डे का औसत वेतन पता चलेगा। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, यदि मान लीजिए ये तो हो गया कि जब मंथली सैलरी मिलती है, मंथली सैलरी प्राप्त होती है, किसी कर्मचारी को मंथली सैलरी प्राप्त होती है। एक पॉइंट और हो सकता है इसमें कि यदि उसे साप्ताहिक प्राप्त होती है, साप्ताहिक यानी कि वीकली उसे सैलरी प्राप्त होती है, वीकली सैलरी प्राप्त होती है, तब हम पिछले 4 हफ्ते का औसत वेतन निकालेंगे। पिछले 4 सप्ताह का औसत वेतन ज्ञात करेंगे। और यदि किसी एम्प्लॉय को पर डे सैलरी प्राप्त होती है, यानी कि प्रतिदिन प्राप्त होती है, प्रतिदिन, तब हम पिछले 12 दिन का एवरेज निकालेंगे। पिछले 12 दिन की सैलरी का एवरेज, पिछले 12 दिन की सैलरी का औसत वेतन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 3 पॉइंट क्या है। यदि मंथली सैलरी मिलती है तो हम 3 महीने की सैलरी का औसत वेतन ज्ञात करेंगे। यदि उसे साप्ताहिक मिलती है, वीकली मिलती है, तो पिछले 4 सप्ताह का औसत वेतन ज्ञात करेंगे। और प्रतिदिन मिलती है तो 12 दिन, पिछले 12 दिन की सैलरी का टोटल करके 12 से डिवाइड करेंगे, तो पर डे की एवरेज सैलरी, उस 12 दिन की एवरेज सैलरी निकल के आएगी, हमें पता चलेगा। और जब हमें औसत वेतन प्राप्त हो जाएगा, यानी हमें पता चल जाएगा कि औसत वेतन पर डे क्या है, तब हम क्या करेंगे, सेवा के 1 वर्ष के लिए, देखिए अगर इसने मान लीजिए 20 साल काम किया तो 1 वर्ष, तो कितने वर्ष काम किया इसने, 20 वर्ष। अब 20 वर्ष के लिए यदि इसने काम किया है तो 20 वर्ष की सेवा के 1 वर्ष के लिए 15 दिन का, तो 1 वर्ष के लिए 15 दिन, तो 20 साल के लिए कितना हो गया, 20 × 15 यानी 20 × 15। जब हम ये ज्ञात करेंगे सेवा के 1 वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन के आधार पर, तो सेवा के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 15 दिन का, यानी कि 1 वर्ष और 15 दिन का औसत वेतन हमारे ये पता चल जाएगा। यहाँ पर 1 दिन का वेतन हमें पता चल गया है, इस 1 दिन को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15 दिन का वेतन आएगा। और जब 15 दिन का वेतन आएगा तो हम यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि औसत दैनिक वेतन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर कि कंप्लीटेड सर्विस ईयर इनटू 15 इनटू औसत दैनिक वेतन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वापस यहाँ लिखता हूं, कंप्लीटेड सर्विस ईयर मल्टीप्लाई 15 इनटू एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी का मतलब ये है, एवरेज सैलरी का मतलब ये है। तो आपको एक चीज ध्यान
काम किया है तो 20 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से हो जाएगा और एवरेज सैलरी जो पर डे की निकाली है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से एक बात क्लियर होती है कि क्षतिपूर्ति से प्राप्त होने वाली राशि इस तरह से निकाली जाएगी। इसके बाद अगर इन तीनों अमाउंट से जो कम होगा वो टैक्स फ्री अमाउंट होगा, यानी कि वो टैक्स फ्री होगा और यानी कि कर मुक्त होगा। इसके बाद मान लीजिए सपोज करते हैं कि उससे एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ 10 लाख रुपए और 5 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, तो 5 लाख और तीसरे पॉइंट पर हम कैलकुलेशन करें और हमें पता चले कि कितना आया, तो सब पता चल गया कि 4 लाख रुपए आया है, तो हमें तीनों अमाउंट से पता चल जाएगा कि 4 लाख रुपए इसके लिए कर मुक्त होंगे। कितने में से? मिलने वाले अमाउंट में से, और मिला कितना उसको? ये 10 लाख रुपए उसको मिलेंगे। तो इस 10 लाख में से 4 लाख टैक्स फ्री हो जाएंगे, तो टैक्सेबल कंपनसेशन अमाउंट इज इक्वल टू रिसीव्ड अमाउंट माइनस टैक्स फ्री अमाउंट। अब रिसीव्ड अमाउंट है 10 लाख रुपए और टैक्स फ्री है 4 लाख रुपए, तो हमें पता चलेगा कि टैक्सेबल कितना हुआ? 6 लाख रुपए। तो इससे आपको समझ में आया होगा क्षतिपूर्ति क्या है। जब कंपनी बंद होती है या छटनी करती है तो श्रमिक को मिलने वाला जो पैसा होता है वो औद्योगिक विभाग अधिनियम 25(b) के अनुसार प्राप्त होता है और क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है। और कुछ ऐसे हैं कर्मचारी जिन पर पूरी तरह से कर योग्य होता है और इनको छोड़कर के जो कर्मचारी के उनके लिए कुछ भाग कर मुक्त होता है मिलने वाली राशि में से, और उसको निकालने के लिए हमें 3 पॉइंट याद रखते हैं कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम लिमिट 5 लाख की है इसमें, और सेवा के 1 वर्ष के 15 दिन के औसत वेतन के आधार पर, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए औसत वेतन 15 दिन के औसत वेतन के आधार पर, यानी कि जो एवरेज सैलरी पर डे निकाली है इसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 दिन की सैलरी आ जाएगी। इसको कंप्यूटर सर्विस के से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो जो अमाउंट वालों में से जो सबसे कम राशि होगी वो कर मुक्त होगी, और जो मिला अमाउंट है जब उसमें से घटा देंगे तो हमें टैक्सेबल अमाउंट साथ लग जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।